हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ शानदार होंगे, जानदार होंगे। आज का जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है। रोमांटिक पीरियड के बारे में, रोमांटिक एज के बारे में। ठीक है, इसमें कौन कौन से राइटर्स को पढ़ेंगे, क्या क्या चीजें देखेंगे, वो सब हम पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जिन जिन एग्जामों के सिलेबस में हर जगह इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ पीडीएफ पे। जो आपका टेक्स्ट है उसको मैं आपको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं आपको चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से। एज ऑफ जो रोमांटिसिज्म है वो 1798 से स्टार्ट हुआ और 1850 तक चला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन से राइटर्स हैं जिनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और क्या इसमें इंपॉर्टेंस है उस रोमांटिक एज की पूरे इंग्लिश हिस्ट्री में, तो उसको भी देखेंगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एज ऑफ रोमांटिसिज्म। किसी भी एज की करेक्टरिस्टिक जाननी बहुत जरूरी है कि उस एज में किस तरह के वर्क लिखे गए मोस्टली। ठीक है, लिखे तो हर तरह के वर्क जाते हैं, लेकिन मोस्टली किस तरह के वर्क, किस जेनर के वर्क लिखे गए हैं वो इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले का जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है, वो क्या है। रोमांटिसिज्म is the name of a dominant movement in literature and other arts, particularly music and painting in the period from 1798 to 1850। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब ये है, सबसे पहले अगर आपसे एज ऑफ रोमांटिसिज्म कोई पूछ ले कि है क्या चीज, ये एज ऑफ रोमांटिसिज्म है क्या, तो आपको दो चीजें पहले ही बताना है। क्या क्या? सबसे पहले आपको ये बता देना कि इस पीरियड में ना रोमांटिसिज्म को फॉलो किया गया। रोमांटिसिज्म क्या होता है भैया? तो यहाँ पे जो बोलबाला रहा है इस समय पर, वो म्यूजिक का, पेंटिंग का रहा है, और साथ साथ में नेचर से जुड़ाव का रहा है। ठीक है, तो यही होता है रोमांटिसिज्म। ठीक है, वैसे तो आप क्या बोलते हो, म्यूजिक और पेंटिंग का जो काम हो, जो मन को बहलाए, वही रोमांटिसिज्म है, लेकिन यहाँ पे विशेष जो है वो नेचर से है। ठीक है, आगे चलते हैं और भी पॉइंट्स देखते हैं। The main feature of the age is importance of self expression and individual feeling। ठीक है, यहां पर जो मेन इंपॉर्टेंस है इस एज में, जो मेन फीचर है वो ये है कि सेल्फ एक्सप्रेशन। मतलब जो मैं सोचता हूं ना, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूं। कोई व्यक्ति है जो नेचर के बारे में या किसी चीज के बारे में वो अपनी फीलिंग दे रहा है इंडिविजुअली, अलग तरीके से, उसी को यहाँ पे फॉलो किया गया है। ठीक है, इट emphasizes the truth of imagination rather than scientific truth। अब यहाँ पे साइंटिफिक ट्रुथ की कोई भी वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो वैल्यू है वो है इमेजिनेशन की। पहली बात आप समझ लीजिए, जो रोमांटिसिज्म होता है ना, वो टोटली फुल ऑन बेस्ड किस पे होता है? वो फुल बेस्ड होता है किस पे? इमेजिनेशन पर। ठीक है, मतलब वहां पे सच्चाई का कोई भी बोलबाला नहीं होता। क्यों नहीं होता मैं आपको बताऊं। क्योंकि जैसे आपन ने बोला, एक चाहे चाहे नहीं मैं नहीं जो फूल की अभिलाषा आपने सुना होगा, पुष्प की अभिलाषा, चाहे नहीं तो मैं बीरों के पथ पर चढ़ा जाऊं, ऐसे करके एक पुष्प की अभिलाषा है। मतलब वहां पे पुष्प की अभिलाषा है कि नहीं, लेकिन वहां पे जो कवि इस तरह से बता रहा है, पोएट इस तरह से बता रहा है, जैसे इसको लग रहा है कि वही उस वो यही चीज समझाना चाह रहा है जो है नहीं। अपन को लगेगा ऐसा है नहीं, लेकिन वास्तविकता उसकी कुछ और रहती है। इसे बोलते हैं रोमांटिसिज्म। ठीक है, मतलब असलियत कुछ और थी और कहा कुछ और जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है, सैली वॉज एन एथियस्ट वाइल वर्ड्सवर्थ वॉज पेंथिस्ट। गॉड इज इन एवरीथिंग। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोग को बता दूं कि यहाँ पे जो पीवी सैले थे और वर्ड्सवर्थ थे, ये दो राइटर हैं, दोनों ही रोमांटिसिज्म के हैं। जिसमें जो सैले हैं वो ये बोलते हैं कि भैया गॉड नहीं है, मतलब ये पूर्णतः नास्तिक व्यक्ति हैं। और वर्ड्सवर्थ ये भी रोमांटिसिज्म के हैं, नेचर के ही पोएट हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि भैया गॉड है, मतलब पूरी तरह से गॉड का समर्थन करते हैं। और ये जो हैं पूरी तरह से गॉड को नकारते हैं। कौन? पीवी सैली। ठीक है, आगे चलते हैं। थॉमस कार्टन इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट रोमांटिक पोएट इन इंग्लिश। ठीक है, थॉमस कार्टन जो है, इनको पहला रोमांटिक पोएट कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। कुछ लोग विलियम वर्ड्सवर्थ को बोल देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। थॉमस कार्टन जो है, कार्टन जो है, ये फर्स्ट रोमांटिक पोएट हैं। ठीक है, ऑफिशियली। तो इसको ध्यान रखना है। अगर किसी का कोई प्रश्न होगा, क्वेश्चन होगा, वो बोलेगा, ठीक है, लिखेगा कमेंट में, मैं आपको आंसर करूंगा। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट, संदीप जी जुड़े हैं, अरविंद जी जुड़े हैं, और भी लोग जुड़ रहे हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। द जर्मन क्रिटिक फ्रेडरिक
Sketchel is said to have been the first to use the term romanticism for describing a school of poet and writes opposed to the classic. ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक जर्मन क्रिटिक हैं, फ्रेडरिक नाम है, आपने सुना होगा, बहुत ही फेमस व्यक्ति हैं, बहुत ही फेमस राइटर हैं, ठीक है, फ्रेडरिक, और बहुत ही अच्छे क्रिटिक भी हैं, ठीक है। तो जो फ्रेडरिक हैं, ये जो है, इन्होंने नाम दिया था सबसे पहले रोमांटिसिज्म। मतलब देखिए, जो एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टाइप के जेनर के क्या लिखे गए हैं, वर्क लिखे गए हैं, ठीक है। तो उस तरह की जो वर्क हैं, उस पे क्या किया गया, विशेष प्रकार का काम किया गया। तो यहाँ पे जो फेडरिक है, उन्होंने बाद में से महसूस किया कि ये तो यार एक सेम पीरियड यहाँ से 1798 से लेकर के 1850 तक एक सेम पीरियड चल रहा है, तो क्यों ना इसका नाम एक इस तरह का दे दें, ठीक है। तो यहाँ पे रोमांटिक इन्होंने नाम दिया था, ठीक है। फॉर डिस्क्राइब नाम नहीं दिया था, इसने टर्म बताया था, स्कूल ऑफ पोएट एंड राइट अपोज टू द क्लासिक। वर्ड्सवर्थ इज नोन एज पोएट ऑफ नेचर। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्ड्सवर्थ जो है ये पोएट ऑफ नेचर हैं, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। और जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये अपने आप को नेचर का बच्चा, चाइल्ड ऑफ नेचर भी बुलाते हैं, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कुछ ऐसे नेम जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये जो नेम मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन बहुत बने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वर्ड्सवर्थ इज नोन एज पोएट ऑफ नेचर, मतलब जो वर्ड्सवर्थ हैं, ये जो है, इनको क्या बुलाया जाता था, तो पोएट ऑफ नेचर बुलाया जाता था, ठीक है। और ये अपने आप को खुद क्या बुलाते थे, तो ये चाइल्ड ऑफ नेचर बुलाते थे, ठीक है, नेचर का बच्चा अपने आप को बुलाते थे। जो कॉलरिज हैं जो कॉलरिज हैं, ठीक है, एसटी कॉलरिज आपने नाम सुना होगा, ठीक है, सैमुअल टेलर कॉलरिज। तो ये जो हैं, ये अपने आप को सुपर नेचुरल पोएट बोलते थे, ठीक है। क्या बोलते थे, सुपर नेचुरल पोएट। ये रोमांटिक पोएट है, इन सब के बारे में हम पर्टिकुलर पढ़ेंगे, ठीक है, आने वाले वीक में। वायरन जो है, वो वायरन कौन है, तो भैया ये पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म है, ठीक है। तो आपने बायरन का नाम सुना होगा। बायरन जो पोएट हैं, ये भी आपके क्या है, पीवी शैले के समकक्ष रहे हैं, कीट्स के समकक्ष रहे हैं। और वायरन जो है, इनको पोएट ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। सैली को क्या कहा जाता है, तो पोएट ऑफ लव कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बताऊं आपको, क्योंकि इन्होंने इतना अपने जीवन में लव किया है कई सारी महिलाओं से, ठीक है। मतलब 18-20 साल के जब से थे, और 30 साल तक, मतलब 10 साल के बीच में 4-5 महिलाओं के साथ इनका जो है संपर्क रहा। और इनकी जो पोयम भी होती थी, जो वर्क भी होते थे, वो भी फुल ऑफ लव होते थे, ठीक है। चाहे वो प्रकृति से प्रेम हो, चाहे वो किसी पक्षी से प्रेम हो, चाहे वो किसी एनिमल से प्रेम हो, इसी में उन्होंने अपने वर्क लिखे हैं। तो इन्हें पोएट ऑफ लव कहा जाता है, आप ऐसे ही याद कर सकते हो, ठीक है। कीट्स, जॉन कीट्स आपने नाम सुना होगा, ठीक है। जॉन कीट्स का नाम है पोएट ऑफ ब्यूटी। इनको क्या कहा जाता है, पोएट ऑफ ब्यूटी, कीट्स को, ठीक है। सैली और कीट्स बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, मैं आप लोग को बता दूं, बाद में बने थे, ठीक है। और कीट्स जो थे वो इटली गए थे। एक्चुअली जब ये इंग्लैंड में थे कीट्स, तो यहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ के जो डॉक्टर थे, उन्होंने बताया था कि तो आपकी जो लंग्स है ना, वो इसी कुछ महीनों में, अगर आप इंग्लैंड में रहेंगे तो खराब हो जाएंगे, ठीक है, और आप एक्सपायर हो जाओगे। तो इनको कीट्स को कहाँ भेज दिया गया था डॉक्टर के द्वारा, इटली। जबकि सैली ने मना किया था कि तुम इंग्लैंड में ही रहो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चले गए कहाँ भैया, ये पहुंच गए इटली, और इटली में गए तो इनकी तबीयत खराब हुई और इनकी डेथ हो गई, ठीक है। स्कॉट, ठीक है। तो स्कॉट जो हैं पोएट, इनको पोएट ऑफ मिडिएवल लव बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पोएट ऑफ मिडिएवल लव। अभी हालांकि हम ये जो 6 पोएट मैं आपको बता रहा हूँ, इन 6 पोएट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है, एक एक क्लास पर डे, ठीक है। आज जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ को मैं आपको पढ़ा दूंगा, नेक्स्ट टाइम में और भी जो राइटर बचेंगे उनको मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, फिर मैंने आपको बताया वॉर ऑफ पीटरलू ऑक्योर्ड इन 1819। तो वॉर ऑफ पीटरलू ऑक्योर्ड इन 1819। तो ये पीटरलू की एक क्या है, लड़ाई है, ठीक है, जो इसी समय पे हुई, इसी एज पे हुई। तो आपसे कभी कभी ऐसे पूछ लिया जाता है कि ये जो एज रहा वो किस युद्ध के लिए जाना जाता है, तो पीटरलू की लड़ाई के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। एफ एल लुकास गिव 11,396 डेफिनेशन ऑफ रोमांटिसिज्म इन द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल्स। इनकी एक पुस्तक है, इनका एक वर्क है, द क्या है, द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमांटिक आइडियल। इसमें इन्होंने रोमांटिसिज्म को
इसकी डेफिनेशन को 11,396 बार उन्होंने इसकी क्या दिया है, डेफिनेशन दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये नाम हो जाता है इनका, एफ एल लुकास का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और मैं आप लोग को बता दूं, विक्टर हुगो, जो विक्टर हुगो हैं, विक्टर हुगो कॉल्ड रोमांटिसिज्म एज लिबरलिज्म इन लिटरेचर। जो विक्टर हुगो हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉल्ड रोमांटिसिज्म को कहते हैं लिबरलिज्म इन लिटरेचर, ठीक है। मतलब लिटरेचर का जो सबसे खुला हुआ विचार, उदारवादी विचार था, वो रोमांटिसिज्म था। इसमें मतलब लोगों ने कोई संकोच नहीं किया लिखने में, और बहुत बढ़िया से इस पे वर्क किया। गॉथ, गॉथ जो है, ये भी एक राइटर हैं, सेड रोमांटिसिज्म इज डिसीज, क्लासिज्म इज हेल्थ। अब ये क्लासिज्म पीरियड के थे गॉथ, तो इन्होंने रोमांटिसिज्म को क्या बता दिया, डिसीज बता दिया, एक प्रकार की बीमारी बता दी, और बता दिया क्या, क्लासिसिज्म इज हेल्थ, ठीक है। तो क्लासिसिज्म को इन्होंने हेल्थ बता दिया, ठीक है। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं रोमांटिक एज के, ठीक है। तो आप लोगों की जो फर्स्ट क्लास है, जो रोमांटिक एज की क्लास है, उसको आप लोगों को ध्यान से इसमें पढ़ना है। अभी ये क्लास बंद होकर के फिर से दूसरी क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो ये जो कोर्स है, यूसी नेट का कोर्स है, ये हमारा इंग्लिश पीजीटी का कोर्स है, ठीक है, जिसमें आप लोग तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। नेक्स्ट क्लास जो होगी उस पर आप लोग तुरंत ज्वाइन कीजिए, उसमें मैं आपको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में फुल डिटेल बताऊंगा, पूरी चीजें बताऊंगा, ठीक है। तुरंत ज्वाइन कीजिए क्लास। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट्स।